गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रतिभा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं दीपक वर्मा। आज शुरू करेंगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था क्लास 2। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि जो पहली क्लास थी आपको कैसी लगी, है ना। आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की क्लास 2। सॉरी गाइज। तो हमने वहाँ तक कर लिया था कि जो हमारा संविधान था तो उसका विकास हम पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर है भारतीय संविधान का विकास। तो हम उसमें पहला हमने वो 2 चरणों में विकास हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन विकास और उसके बाद हुआ था ब्रिटिश क्राउन के अधीन विकास। ठीक है दोस्तों। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन विकास हम कर चुके थे। आज करेंगे हम ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय संविधान का विकास। तो इस कड़ी में दोस्तों पहला जो एक्ट आया था वो आया था 1858 का चार्टर अधिनियम। ठीक है दोस्तों। जो ब्रिटिश शासन के अधीन विकास था उसमें जो था 1858 का चार्टर एक्ट आया था। सॉरी गाइज। देखो इस जो एक्ट था 1858 वाला, इसको बोलते हैं भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। ठीक है दोस्तों। जब 1857 का विद्रोह हुआ था या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ पे वो शासन अपने हाथों में ले लिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ख़त्म कर दिया था। ठीक है दोस्तों। तो इसमें कुछ चीज़ें हुई थी कि भारत का जो शासन था ब्रिटेन के हाथों दे दिया गया था और जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको कर दिया गया था भारत का वायसराय। जैसा अगला क्या था, भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद है का गठन किया गया था। तो इसमें होता क्या था, जो भारत परिषद थी इसमें 15 सदस्य होते थे। तो जो 7 सदस्य होते थे वो तो ब्रिटिश सम्राट उनको घोषित करता था, है ना, या उनको नामित करता था। अब दोस्तों बचे 8 सदस्य। तो उन 8 सदस्यों को कौन करता था? तो उनको करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कौन करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है ये वाला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिए गए। इस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिए गए और जितने भी अधिकार थे वो सब भारत सचिव को दे दिए गए थे। यानी कि एक तरीके से भारत में जो द्वैध शासन प्रणाली थी वो यहाँ पे इन दोनों को ख़त्म करके समाप्त कर दी गई थी, है ना। और जो नया एक सचिव मतलब भारत का सचिव नया पद का सृजन हुआ था वो कब हुआ था? 1858 के एक्ट के तहत ही वो भारत के राज्य सचिव, है ना, उसका सृजन हुआ था। और ये था कौन? जो राज्य सचिव था, इसके बारे में अगर हम डिटेल से पढ़ें तो ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था दोस्तों। जो भारत का राज्य सचिव होता था वो ब्रिटिश संसद का या ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और उस ब्रिटिश संसद के प्रति वो उत्तरदायी होता था। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार कई एग्जामों में ये पूछा भी गया है, जो भारत का राज्य सचिव था किसके प्रति उत्तरदायी होता था? तो वो होता था ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी। तो दोस्तों यहाँ पर हम कई सारी चीज़ें करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गवर्नर जनरल भारत में ताज के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा और उसे वायसराय की उपाधि दे दी गई थी। और जो पहले वायसराय हमारे बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो लॉर्ड कैनिंग थे इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र था ब्रिटेन की महारानी को किस जगह पढ़ के सुनाया था? तो वो जगह थी दोस्तों, याद रखना, इलाहाबाद। ठीक है। और ये मैंने बता दिया, भारत की परिषद के 15 सदस्यों में थे 7 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करता था और 8 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करते थे, है ना। और अखिल भारतीय सेवाएं जो थी यानी कि यूपीएससी, है ना, और जो अर्थव्यवस्था से संबंधित मामले थे, है ना, और उनमें जो उसको भारत सचिव होता था वो भारत परिषद की राय मानने को विवश कर दिया गया इस एक्ट के तहत। ठीक है फ्रेंड्स। और ये था भारत के गवर्नर जनरल को भी भारत सचिव की आज्ञा मानने को मजबूर कर दिया। यानी कि जो भारत का गवर्नर जनरल था वो भी राज्य सचिव के कंट्रोल में आता था। ठीक है फ्रेंड्स।
अब ये क्या था, कन्वेंशन सिविल सर्विस, वो है ना, अनुबद्ध सिविल सेवा की जो 1854 में इसकी घोषणा हो गई थी और 1858 से ये शुरू हो गई थी। यानी कि सिविल सर्विस के लिए ओपन प्रतियोगिता कराई जाने लगी थी इससे। ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ क्या हुआ था, भारत सचिव एक निगम निकाय यानी कि कारपोरेट बॉडी घोषित कर दी। यानी कि जानते हो कि कारपोरेट बॉडी क्या होती है, एक यानी जो नगर निगम निकाय होता है एक तरीके से, एक इस पे हम इसका लॉ हो सकता है, इसका कानून हो सकता है, ये किसी को भी मतलब कुछ भी एक तरीके से इसको सुपीरियर बना दिया यहाँ पे भारत में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। कौन सा, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों ये कई कारणों से इम्पोर्टेंट रहा है। इसमें क्या था, जो विभागीय प्रणाली थी, है ना, यानी कि टेन्योर सिस्टम, विभागीय प्रणाली यानी कि टेन्योर सिस्टम शुरू कर दी। तो क्वेश्चन बनता है कि जो विभागीय प्रणाली थी उसको शुरू किसने की थी, उसका जनक कौन था। तो उसका जनक था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। क्या कर दिया, पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को। ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की। तो मैंने बताया था पहले क्या किया था, पहले इनकी शक्तियां वापस ले ली गई थी और केंद्रीयकरण की शुरुआत की थी, है ना, 1773-74 में। लेकिन इसमें क्या गया था, इसमें यह किया गया कि इनकी जो शक्तियां थी वापस इनको दे के विकेंद्रीकरण, है ना, इसकी शुरुआत की गई थी। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत भी इसी एक्ट के तहत की गई थी, है ना। और इसके तहत वायसराय जो कैनिंग थे उन्होंने 3 लोगों को मतलब इसके लिए चुना था। तो 3 लोग कौन कौन थे, इनके नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और थे सर दिनकर राव। इनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। कौन कौन थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। इन तीनों के लिए विधान परिषद में मनोनीत किया गया। ठीक है। और जो मैंने ये बताया था इनकी विधायी शक्ति ये 1773 में इनको ली गई थी इनसे वापस, और ये किस में 1861 में वापस इनको दे दी गई। तो ये चीज़ भी याद रखना दोस्तों, है ना। इसके बाद गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दी गई, है ना। यानी कि वायसराय, सॉरी यहाँ पे गवर्नर जनरल वायसराय होगा, क्योंकि 1858 से एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय बुलाया जाने लगा था। इसके बाद आता है हमारा 1892 का भारत शासन अधिनियम। 1892 का भारत शासन अधिनियम। सॉरी दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो जो जो चीज़ें हुई थी मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, समझा दूंगा थोड़ा सा और इसको पढ़ के सुना देता हूँ। जो विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि, है ना, कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया, है ना। यानी कि जो विधान परिषद होती थी वो बजट पर अब बहस कर सकती थी और कार्यपालिका के जो प्रश्नों का उत्तर वो दे सकते थे। और जो भारतीय को बजट पर बहस करने का अधिकार, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जामों में, क्या किस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 1892 एक्ट, है ना, भारत शासन अधिनियम 1892। ठीक है। इसके साथ ही केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी, या याद रखना, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। दोस्तों ये सारी चीज़ें हम जो कर रहे हैं ना डिटेल्स में, देखो इसके साथ में ऑब्जेक्टिव सीरीज भी यहाँ शुरू करूँगा और जो फैक्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। लेकिन जो ये इसमें जो ये बढ़ाए गैर सरकारी सदस्य बढ़ाए गए थे,
कितने भी कर लो, लेकिन जो जैसे होता है ना, मनोनीत सदस्य कार्यवाही में हिस्सा तो ले सकता है, लेकिन जो बहुमत होगा, जो लोग चुन के जाते हैं, उन्हीं के पास होता था। तो यानी कि जो सरकारी सदस्य होते थे वही, मतलब वास्तव में जो कार्य करते थे वही करते थे। इसके बाद आता है हमारा अगला अगला है हमारा भारत शासन अधिनियम 1909। इसको क्या बोलते हैं हम? मार्ले मिंटो सुधार, है ना दोस्तों। इसमें एक चीज़ याद करनी है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ये मार्ले मिंटो थे कौन, है ना। तो अगर इसमें जो पहले का नाम होता है वो तो होता है राज्य सचिव का। और दोस्तों ये ब्रिटिश राज्य सचिव, भारत का जो राज्य सचिव होता था, इसका पद कब सृजन हुआ था? इसका पद का सृजन हुआ था 1858। कब? 1858। एग्जामों में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं ये। और जो मिंटो थे वो थे हमारे वायसराय। और लॉर्ड मिंटो को ही भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोला जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोला जाता है ना। इसमें क्या होता था कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम जो सदस्य होते थे उनका चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। और एक चीज़ और हुई थी यहाँ पे कि दोस्तों, क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2018 में पूछा गया था कि ये जो मार्ले मिंटो सुधार था या सांप्रदायिक निर्वाचन था, ये किस कमेटी की रिपोर्ट पे या किस कमेटी की सिफारिश पे इसको किया गया था। तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। वो है अरुंडले कमेटी। कौन सी कमेटी? अरुंडले कमेटी। और अरुंडले कमेटी बनी कब थी? ये कमेटी बनी थी 1896 में, और इसने अपनी रिपोर्ट 1906-07 में पेश की। और इस रिपोर्ट के आधार पर ही जो होगा सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई। तो दोस्तों ये चीज़ें यहाँ पे याद रखना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ संबंध या एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। एसोसिएशन संघ होता है, संबंध होता है ना। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, और इन्हें कानून सदस्य या हम बोल सकते हैं विधि सदस्य बनाया गया। तो दोस्तों याद रखना कौन बने थे हमारे? वो बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वायसराय कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य, है ना। आगे देखते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई, और केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या 16 से 60 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 16 से 60। लेकिन जो प्रांतीय विधान परिषद होती थी उनमें इनकी संख्या समान नहीं थी, लेकिन उनको अधिकार तो इक्वल थे, लेकिन उनकी संख्या समान नहीं थी। कहीं पे तो 20 थी, कहीं पे 30 थी, यानी कि उनकी संख्या समान नहीं थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। आगे आता है हमारा भारत शासन अधिनियम, है ना। भारत शासन अधिनियम ये 1919। कौन सा? 1919। या हम बोल सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब ये मॉन्टेग्यू तो मैंने बताया कौन थे, ये थे भारत सचिव थे, और जो चेम्सफोर्ड थे वो थे हमारे वायसराय। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यानी अब यहाँ पे हुआ क्या था, इसमें कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे कि 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये बताया कि उनका जो उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। क्या था? उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। दोस्तों ये जो उत्तरदायी वर्ड है ना, फर्स्ट पेपरों में कई बार पूछा गया है कि उत्तरदायी शासन का जो वर्ड है किस अधिनियम में सबसे पहले यूज किया गया। तो किस अधिनियम में किया गया था? ये किया गया था
1919 में, है ना। और यानी कि जो ये 1919 से बनाया गया और 1921 में इसे लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, जो भारत शासन अधिनियम है 1919 में तो बनाया गया था, लेकिन लागू कब से किया गया ये भी ध्यान रखना, ये किया गया था 1921 से, है ना। मैंने बताया मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय। यहाँ हम चीज़ों को देख लेते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम थी राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा, है ना। राज्य परिषद जो थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 60 थी। और दोस्तों ये भी ध्यान रख लेना कि कई बार पूछ लेता है, मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम हो, यूपी पीसीएस हो, अगर 2017 से पहले की अगर मैं बात करूँ तो इवन हर क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है यहाँ से, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे, टोटल 60 थे, तो 34 को तो वोटिंग से करते थे हम लोग। और जो जिनको वोटिंग से करते थे उनका कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष, है ना। और जो केंद्रीय विधानसभा, है ना, के सदस्य कितने थे, 145 होते थे, जिनमें से 104 निर्वाचित होते थे और 41 को क्या करते थे, मनोनीत करते थे। जैसे इस टाइम पर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ना राज्यसभा में सदस्यों को, तो कितने को करते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताना। और उनका जो कार्यकाल होता था केंद्रीय विधानसभा के, उनका होता था 3 वर्षों का। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे हम देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। क्या शुरू की गई थी, 1919 एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा सिनॉप्सिस बना पाया हूँ यहाँ से। अगर मैं सारी चीज़ें लिखता तो इतना बड़ा हो जाता कि मतलब एक बुक टाइप का हो जाता, फिर समझ में नहीं आता। तो आपको कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, जो जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ उनको नोट डाउन करो और फिर उनके नोट्स बनाओ, बहुत ही यूजेबल रहने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो जो द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी वो किसकी गई थी, 1919 एक्ट के तहत। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि द्वैध शासन के जनक कौन थे। तो द्वैध शासन के जनक कौन थे, द्वैध शासन के जनक थे लियोनस कार्टियस। ठीक है, कौन थे, लियोनस कार्टियस। अब जो विषय थे उनको दो भागों में बांटा गया था। एक तो थी आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड है सब्जेक्ट, और दूसरा था हस्तांतरित विषय यानी कि रिजर्व, ये थे ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट, है ना। एक विषय जो चीज़ें होती थी इन पर गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से इन पर शासन करता था, और जो हस्तांतरित होती थी जिन पर प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों द्वारा शासन किया जाता था। अब दोस्तों यहाँ पे दो वर्ड आए थे, एक तो आया था आरक्षित और एक आया था हस्तांतरित। अगर हमको इनमें डिटेल्स में बात करें कि ये मतलब इन शब्दों की उत्पत्ति होती कैसी है, कैसे इनको यूज किया गया था। तो जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर ने अपने पास ही रख लिए थे, कि जो बड़े बड़े जैसे विदेश मंत्रालय, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मतलब कई 18-19 होंगे, मैं सारे नहीं बता सकता, है ना, देख लेना आप इन चीज़ों को। और जो हस्तांतरित थे वो राज्यों के लिए ट्रांसफ़र कर दिए थे, इनका जो शासन होगा राज्य देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद कुछ ये दोहरी शासन व्यवस्था शुरू हो गई थी। और ये जो द्वैध शासन व्यवस्था है, इसके यूनानी शब्द डाईआर्की से इनका एक उत्पत्ति जो होती है ना, कि किस भाषा से कौन सा वर्ड बना, तो डाईआर्की इंग्लिश मीनिंग होती है, और ये जो डाईआर्की शब्द है ये यूनानी भाषा का शब्द होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत ही जो द्विसदनीय व्यवस्था सेंट्रल में लागू की गई थी, है ना, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग गठन इसी एक्ट के तहत किया गया, है। और जो दोनों में सदस्य होते थे उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन, दोस्तों ध्यान रखना, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई, तो हमको बताना है 1919। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन तो वो था 1892, वहाँ मैं बताना भूल गया था, सॉरी, 1892 अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और 1892 में क्या हुआ था, बजट पर भारतीयों को बहस करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या हुआ था, जो हमारा सांप्रदायिक निर्वाचन था, है ना,
यानी कि जो मुसलमानों को मुसलमान ही चुन सकते थे वो किया गया था। लेकिन इस एक्ट के तहत अब वो सांप्रदायिक निर्वाचन सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय और यूरोपीय जो होते थे वो अपने नेता या अपने सदस्य खुद चुन सकते थे। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन में बढ़ोतरी कर दी गई, यानी उनका मतलब विस्तार कर दिया गया एक तरीके से। दोस्तों इसी अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो कौन सा था वो, यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अखिल भारतीय सेवा। अब दोस्तों अखिल भारतीय यहाँ की यूपीएससी की बात होगी, इसकी स्थापना कब हुई थी? जो हमारा आयोग था यूपीएससी, ये बना था 1926। और जो कमीशन था, कौन से कमीशन की संतुष्टि थी उसमें? तो वो था हमारा ली आयोग, है ना। कौन सा था? ली आयोग। दोस्तों इस टाइम पे दो आयोग बने थे 1919 अधिनियम के तहत। एक तो था हमारा ली आयोग और एक था हिल्टन यंग आयोग। कौन सा था? हिल्टन यंग। तो जो हिल्टन यंग आयोग था वो बना था आरबीआई, जो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी अधिनियम 1934 एक्ट के तहत 1935 में, है ना, 1 अप्रैल 1935। लेकिन जो उसकी समीक्षा करने के लिए जो आयोग बना था वो बना था हिल्टन यंग आयोग। तो क्वेश्चन याद रखना ये। और जो ली कमीशन था वो किससे संबंधित था? यूपीएससी थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में भारत सचिव का जो अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। यानी कि कैग का जो पद सृजन हुआ था वो 1919 एक्ट के तहत ही हुआ था। और जो हमारा कैग होता है यानी कि महालेखा परीक्षक होता है, किस आर्टिकल में आता है दोस्तों? ये आता है 148 से लेके 151। कितना? 148 से लेके 151, यानी कि 148 में इसका पद होगा, 150 में इसका कार्य होगा, शर्तें होंगी, है ना, जो सारी चीज़ें होती हैं। दोस्तों इसी में कुछ चीज़ें और हुई थी। जो केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तो जो केंद्र का बजट था उसको राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, है ना। और यानी कि राज्य विधानसभा अपना बजट अब खुद बना सकती थी। दोस्तों अभी एक क्वेश्चन आता है कई बार, जो हम एग्जाम देते हैं, वनडे एग्जाम या छोटे मोटे एग्जाम जो भी देते हैं, सॉरी छोटे मोटा तो कोई एग्जाम ही नहीं होता, जो भी हम लोग वनडे एग्जाम देते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि रेल बजट को किस कमेटी की मतलब किस कमेटी की संतुष्टि पर या आधार पर जो हमारा मेन बजट होता है उससे अलग किया गया था। तो दोस्तों याद रखना 1924 में एक कमेटी बनी थी 1923 में, उसकी संतुष्टि पर 1924 में एक वर्थ कमेटी थी, उसने रिपोर्ट करके इस बजट को, रेलवे बजट को और इसको जो हमारा मेन बजट होता है इससे अलग कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। और दोस्तों इसी में क्या हुआ था, ये चीज़ हमें बताना भूल गया कि जो साइमन कमीशन के गठन, है ना, जो हमारा साइमन कमीशन आया था 1927 में आया था ना, तो जो हमारा साइमन कमीशन आया था उसके गठन का भी जो प्रस्ताव था इसी अधिनियम में दिया गया, है ना। जो उनके गठन का आयोग वो था वो 1919 वाले अधिनियम के तहत ही दिया गया था। और दोस्तों जो साइमन कमीशन भारत कब आया था वो 1927 में आया था, और जिसमें लाला लाजपत राय जी के सिर पर लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। और विरोध किस लिए कर रहे थे? क्योंकि इसके जो 7 सदस्य थे वो अंग्रेज अधिकारी थे। और ये जो साइमन कमीशन बनाया गया था ये किस लिए बनाया गया था? तो ये पूछ लेते हैं कि ये जो हमारा संविधान, जो हम संविधान सभा या संविधान निर्माण करना चाहते थे उसकी समीक्षा करने के लिए ये साइमन कमीशन बनाया गया था, है ना। और इसको ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन्होंने समय से पहले ही इसको भेज दिया था कि हमें फेल कर दें और बोल दें कि तुम संविधान नहीं बना सकते। दोस्तों इसके साथ ही आगे क्या हुआ था, सॉरी, लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया, है ना। और अब तक भारत सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों उच्चायुक्त की बात करूँ मैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उच्चायुक्त तो बोलते हैं हाई कमिश्नर। और दोस्तों जो हमारे राजदूत होते हैं ना, ये होते हैं अम्बेसडर। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि किनको राजदूत बोला जाता है और किनको उच्चायुक्त बोला जाता है।
तो दोस्तों यहाँ से हम चीज़ सीखेंगे कि जिन देशों पर ब्रिटिश ने राज्य किया है या राज किया है ना, ब्रिटेन ने जिन पर राज किया है, तो उनके जो राजदूत होते हैं या जिनके जो हाई अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं हम उच्चायुक्त। और अन्य देशों के जो अम्बेसडर होते हैं, हम अन्य देशों में ना जिन पे राज नहीं किया, तो उनको बोलते हैं राजदूत। ये कई बार डिफरेंस पूछ लेता है कि उच्चायुक्त किनको बोला जाता है और राजदूत किनको बोला जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं हम, संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। दोस्तों जो ये तो पहले क्या था, वोट देने का अधिकार था, कुछ पढ़े लिखे या बड़े लोगों को ही होता था, है ना, हर कोई एक जैसा नहीं होता था। तो उसको ये वोट मतलब जो वोट करने का जो डिवाइडेशन था, जिन संपत्ति के आधार पर था, कर या शिक्षा, इनके आधार पर वोट देने का डिवाइडेशन किया गया। ठीक है ना दोस्तों। जो साइमन कमीशन था 1927 में आया था, मैंने बताया था। तो वो उनको आना तो उसको 2000 मतलब 1930 में था, लेकिन वो 3 साल पहले ही आ गया था। द्वैध शासन प्रणाली को 1935 एक्ट के तहत द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों जो राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली थी उनको 1935 एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे मिस कर गया, मैं भूल गया था बताना, कि एक होता है सांप्रदायिक अवार्ड, है ना, इसको बोलते हैं हम कम्युनल अवार्ड, है ना। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, रैमजे मैकडोनाल्ड, है ना, उन्होंने 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की थी, है ना। और इस योजना को ही कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया फ्रेंड्स, है ना। और ये मतलब जैसे इनमें कौन कौन से थे, ये मुस्लिम, सिख्स, ईसाई, यूरोप, है ना, ये सारे लोग थे। और इसके साथ साथ जो दलित भी थे, कौन थे, दलित, है ना, ये भी इसमें शामिल कर लिए गए थे। और जब दलितों के लिए यहाँ पे एक चीज़ हुई थी, जब दलितों के लिए जब ये शामिल कर लिए गए, तो अब गांधी जी को बुरा लगा कि दलितों के लिए अलग पृथक निर्वाचन दे दिया। तो गांधी जी अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान होके उन्होंने पूना की यरवदा जेल में, उस टाइम पे वो बंद थे, तो उन्होंने वहाँ पर ही अनशन शुरू कर दिया, है ना। और कांग्रेस और जो दलित नेता थे उनके बीच में एक समझौता हुआ था 1932 में। कौन सा समझौता था वो था हमारा पूना पैक्ट, है ना। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में, वो हुआ था 1932। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से इतनी जानकारी हम ले सकते हैं। सॉरी गाइज, वीडियो कट गई थी, वो आधी बन पाई थी। तो आगे हम लोग करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1935, है ना। तो इस अधिनियम, ये मतलब इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इस एक्ट को बोला जाता है। तो इस एक्ट में हुआ क्या था, तो जो अधिनियम में इस अधिनियम में 451 धाराएं थी और 15 परिशिष्ट थे, है ना। अपेंडिक्स जो होते हैं ये सारी चीज़ें, 451 धाराएं थी और 15 परिशिष्ट थे। ठीक है दोस्तों। इसको ना मतलब जो एक इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। किसकी गई थी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। और उनको 3 सूची बनाई गई थी दोस्तों, इसमें 3 सूची बनाई गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। जो संघ सूची होती थी जो केंद्र के लिए होती थी, राज्य सूची जो होगी हमारी राज्य के लिए होगी, और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों उस पर कानून बना सकते थे, है ना। जो संघ सूची होती थी उसमें विषय कितने थे, उसमें विषय थे हमारे 59, कितने थे, 59 विषय थे उसमें। और जो राज्य सूची थी उसमें विषय थे 54, कितने थे, 54, संग संग बोलिएगा दोस्तों। और जो समवर्ती सूची थी हमारी उसमें विषय थे 56, यानी कि 56 विषय थे उसमें, है ना। ये सारी चीज़ें। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी, यानी कि विदेश मंत्रालय, जो सारा मतलब जो जैसे रक्षा, मतलब जो मुख्य चीज़ें होती हैं, वो अवशिष्ट शक्तियाँ जो होंगी वायसराय या गवर्नर जनरल को दे दी गई थी 1935 एक्ट के तहत, है ना। और यह संघीय व्यवस्था ऐसी थी, या ये मानो कभी इसको शुरू इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि इस टाइम पे देसी रियासतें थी, 542 या 543 के समथिंग देसी रियासतें थी इस टाइम पे हमारे भारत में।
उन रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने से स्पष्ट मना कर दिया था। इस वजह से ये व्यवस्था कभी लागू ही नहीं हो पाई दोस्तों, है ना। और इसमें क्या था, जो मैंने बताया था आपको, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, है ना। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, है ना। और प्रांतीय जो स्वायत्तता होती है, या उनको बोल सकते हैं अपने सेल्फ, है ना, उन्होंने शासन अपना शुरू कर दिया था। सॉरी दोस्तों। यानी कि गवर्नर को राज्य विधान परिषद के उत्तरदायी जो मंत्री होते थे उनकी सलाह पर काम करना आवश्यक हो गया था 1935 एक्ट के तहत, है ना। और ये व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 1937 में शुरू हुई थी, और 1939 में इसे भी समाप्त कर दिया गया। अब दोस्तों केंद्र में द्वैध, देखो इसमें क्या हुआ था, राज्यों में तो द्वैध शासन समाप्त कर दिया था, लेकिन केंद्रों में द्वैध शासन शुरू कर दिया गया था इसके तहत, है ना। सॉरी गाइज, केंद्र में द्वैध शासन यानी कि डाइआरकी शासन की शुरुआत इस एक्ट के तहत कर दी गई थी। यानी कि जैसे केंद्र में जो संघीय विषय होते थे वो स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में उनको भी डिवाइडेशन करना पड़ा। जैसे हमने 1921 में जो राज्य के विषयों में किया था ना, ट्रांसफरेबल विषय हैं और ये स्थानांतरित हैं और ये आरक्षित रिजर्व वाले हैं, उसी तरह से 1935 एक्ट के तहत इसमें भी कर दिया था, है ना। लेकिन ये प्रावधान भी कभी इनका यूज नहीं किया गया, कभी लागू नहीं किया गया। और जो मैंने बताया था अवशिष्ट शक्तियाँ किसे थी? गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। इसके बाद क्या हुआ था, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, और इसके पहले न्यायाधीश थे दोस्तों, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, मॉरिस गवेयर। कौन थे? सर मॉरिस गवेयर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और दोस्तों 1935 एक्ट के तहत ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, है ना। 1937 में 1935 एक्ट के तहत ही 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। और इस एक्ट में ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। उसके पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। दोस्तों ये स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय कलकत्ता बनाया गया था, लेकिन हुआ क्या, 1937 में इसके मुख्यालय को कलकत्ता से हटा के मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। ब्रिटिश संसद को सुप्रीम बना दिया गया। इस अधिनियम से क्या किया गया था कि जो ब्रिटिश संसद थी उसको सुप्रीम कर दिया गया, और भारत परिषद का अंत भी इसके तहत कर दिया गया था। जो भारत परिषद थी जो 1858 में जो बनी थी, उसका भी अंत 1935 एक्ट के तहत कर दिया गया था दोस्तों। जो मताधिकार थे उसका भी विस्तार इस एक्ट में किया गया। और जो 10% जनसंख्या, है ना, अब 10% जनसंख्या वोट देने लगी थी, और जो महिलाएं थी, देखो इसमें महिलाओं को भी वोट देने के लिए शामिल कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 दोस्तों, ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत ही हमको आज़ादी मिली थी। ये जो था ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया, और 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृत कर गया, है ना। और इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी याद रखना, 20 धाराएं थी। क्वेश्चन पूछा गया है इस पर कि 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, इसमें धाराएं कितनी थी? तो इसमें धाराएं थी कितनी थी? 20। और दोस्तों क्वेश्चन है, जो इस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इस टाइम पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री था क्लाइमेट एटली जी, है ना। कौन थे? क्लाइमेट एटली। और दोस्तों 3 जून 1947, कितना डेट याद रखना, 3 जून 1947 को स्पष्ट कर दिया गया कि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र या आज़ाद कर दिया जाएगा।
और दोस्तों ये घोषणा की थी हमारे प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन ने। और इसीलिए इस योजना को 3 जून 1947 की जो योजना थी, इसको माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 15 अगस्त, इसमें योजना में क्या था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत व पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनका शासन के लिए 2 गवर्नर जनरल भी नियुक्त किए जाएंगे, है ना। और वो तब तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते रहेंगे जब तक कि संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, है ना, जब तक कि संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण नहीं जो हो जाता। दोस्तों इसी के बीच एक और चीज़ हुई थी, जो 1942 में हमारा क्रिप्स मिशन आया था, है ना, जो संविधान सभा की अनुशंसा के लिए आया था, लेकिन वो फेल हो गया था, मना कर दिया था गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने मना कर दिया था। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, उसी की तहत जो हमारी संविधान सभा थी उसी के तहत वो बनी थी। ये चीज़ हमने कर ली है। यहाँ पे भारत पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होगा और इन गवर्नर जनरल को नियुक्त करने का अधिकार इन दोनों देशों की संविधान सभाओं को प्राप्त होगा। और दोस्तों जो भारत मंत्री का पद था, इसको भी इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया, भारत मंत्री का पद भी इस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया, या ब्रिटिश सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया। और यानी कि जिसकी जो सारी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों का जो सचिव होता था उसको दे दी गई थी। ठीक है, और इसी के तहत 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर नहीं तैयार हो जाता, तब तक जो हमारा 1935 अधिनियम है उसको ही संविधान माना जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो होगा शासन उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि 1935 एक्ट के तहत इस अधिनियम द्वारा ही शासन किया जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। जो हमारे यहाँ पे 542 या 543 देशी रियासतें थी, उन पर ब्रिटिश की सर्वोच्चता थी, वो इसके तहत समाप्त कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा संविधान का विकास। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ तक तो मतलब देखो 2 पार्टों में किया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन हुआ था और ये हुआ था, दूसरा हुआ था ब्रिटिश क्राउन के। इसके बाद जो सारे कमीशन होंगे, सारी चीज़ें होंगी, हम धीरे धीरे करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो संविधान होगा उसकी पूरी को हम एक चैप्टर वाइज करेंगे, आर्टिकल वाइज करेंगे, और जो पार्ट होते हैं उन पार्ट वाइज पूरा संविधान ख़त्म करेंगे। इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि है ना, कि आपको अच्छा लगेगा इसे करने में। दोस्तों धीरे धीरे तबीयत भी ठीक हो रही है, तो क्लासेस भी टाइम पे हुआ करेंगे, कंटिन्यू हुआ करेंगे। तो तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इस वजह से कुछ हो नहीं पा रहा था। आवाज़ भी अभी बैठी हुई है ना फ्रेंड्स। तो ये दूसरी वीडियो थी, तो कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।